मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ खान, न्यूज इंडिया 9 में आप सभी का स्वागत है। घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है, जो इसकी कद्र करता है उसी का वक्त होता है। ये खुशियां लुत्फ लेने को चली आती है महलों से, किसी की झोपड़ी में जब खुशी का वक्त होता है। आज हम सियासत पर बात करने के लिए बैठे हैं। यहीं पर यहाँ पर कहीं मातम मचा है कि किसी की जीती हुई झोपड़ी पर खुशी मनाई जा रही है। ये तो दुनिया का तस्वीर क्रिकेट मैच की तरह है, दोनों हाथ मिला के गेम शुरू करते हैं और गिला फिर एक जीतता है, हारता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो मशहूर शख्सियत मौजूद है। आदिल शेख, जिनकी सियासत में बहुत अच्छी पकड़ है, बारीकी पर नजर रखते हैं। दूसरे भीम आर्मी के जो नेता है, लीडर है, मीरा भाईंदर के, ये जुझारू है, फाइटर है और इनकी खुसूसियातें बहुत हैं। आज उस पर चर्चा नहीं कर रहे, आज हम चर्चा कर रहे हैं मौजूदा वक्त की सियासत पर, बीएमसी नगर निगम की चुनाव पर। तो आदिल साहब, न्यूज इंडिया 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साहब, आसिफ साहब, हम आपसे शुरू करते हैं कि क्या किरदार रहा भीम आर्मी का, वंचित बहुजन अघाड़ी का, ये जो पार्टियां इस इलेक्शन में लड़ी, तो क्या किरदार रहा और इस पार्टी को कहां देख रहे हैं? जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय महाराज, जय मूल निवासी। देखिए, किरदार की बात अगर आप करते हो तो मैं एक बात बोलता हूँ। बहुजन वंचित अघाड़ी, प्रकाश अंबेडकर साहब बहुत ही जुझारू नेता है, अच्छे नेता है, लेकिन बहुत सी कमियां रही यहाँ के हिसाब से। मीरा भाईंदर मैं बोलूंगा, जो शायद यहाँ के जो अध्यक्ष हैं और इकबाल मानिक साहब वगैरह समझ नहीं पाए। इनको समझना चाहिए था कि जब तुम्हारी पार्टी जय भीम वाली है तो तुम्हें वहां लड़वाना चाहिए था जहां जय भीम के लोग हैं। जय भीम जय मीम जहां मिक्स है। हमारा नारा है जय भीम जय मीम। जैसे मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से हूं तो मैं वहीं उतरता हूं जहां जय भीम के दोनों होते हैं। जैसे वार्ड नंबर 13 वहां मुस्लिम भी हैं, जय भीम भी है। वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 12, उधर भाईंदर से जितने आप जाओगे। नया नगर में तो नया नगर गलती, बहुत बड़ी गलती की नया नगर खड़ा करना, उनकी सबसे बड़ी गलती थी नया नगर खड़ा करना। वो जाने, अल्लाह जाने, लेकिन मेरे हिसाब से आप देखिए इनके जितने भी लोग खड़े हुए पूरे मीरा भाईंदर में, सबसे ज्यादा वोट कहां पे आए? सबसे ज्यादा वोट वार्ड नंबर 14। वार्ड नंबर 14 में इनका कोई बंदा सिरे, वो भी बंदा कहां का लड़का खड़ा हुआ, नया नगर का लड़का वार्ड नंबर 14 में खड़ा किया। उसको सपोर्ट किसने किया? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने, यानी हमने सपोर्ट करके गली गली कूचे कूचे। और दूसरी बात, कोई भी अध्यक्ष होता है ना पार्टी का, उसका काम होता है, उसका काम क्या होता है? उसका काम यह होता है कि जो भी उसके कैंडिडेट खड़े हैं उसकी हौसला अफजाई करना, उसके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। वो काम नहीं किया गया। चाहे इनके महासचिव हो, चाहे अध्यक्ष हो, कोई पार्टी के लोग, इनके एक भी पार्टी के लोग मुझे वार्ड नंबर 14 में नहीं मिले। आप एक चीज बताइए कि मुंबई में तो अलायंस है, हाँ, और यहाँ पर आप मुखालिफ में लड़ रहे हैं। यही तो ये गणित समझ में नहीं आया। बात यही ना, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है। बहुजन वंचित अघाड़ी कांग्रेस की यूटी में बैठी है वहां पर मुंबई में, और अच्छी सीटें कांग्रेस लेके भी आई है, लेकिन यहाँ पर यूटी क्यों नहीं की? दूसरी चीज, मैंने एक भी स्टेटमेंट में वंचित अघाड़ी के जो अध्यक्ष साहब है इकबाल मानिक साहब, कहीं भी उनकी बीजेपी की मैंने बुराई नहीं सुनी, सिवाय कांग्रेस की बुराई कर थके नहीं हो। अब ये क्या लॉजिक है वो जाने। अपनी पार्टी ने कैंडिडेट उतारा यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपने उन्हें मैंने सिर्फ वार्ड नंबर 14 में ऐसा सपोर्ट किया, सबसे ज्यादा वोट उनको गिरे, बहुजन वंचित अघाड़ी को गिरे वार्ड 14 से। और कदम से कदम मिला के चला हूं और एक एक गली गली वोट मांगे हैं उनके लिए, 4-4 घंटे डेली बोला हूं, तब जाके ये 872 वोट आए। ये हैं आसिफ मंसूरी साहब, जिन्होंने अपना दर्द बयान किया। अब हम आते हैं यहाँ की रणनीति का एक खाका जो है, जो स्केच है, वो आदिल शेख साहब से हम जानने की कोशिश करते हैं। आदिल साहब, मीरा भाईंदर की रणनीति में कहाँ क्या किसकी कमी रह गई नीति में, और कहाँ कौन अपना गणित सक्सेस करके आगे निकल गया? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल का जो रिजल्ट था वो बिल्कुल चौंकाने वाला था। इतनी उम्मीद किसी को इस रिजल्ट की नहीं थी। मैं इकबाल के एक शेर से शुरू करूंगा कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें इंसान तौले नहीं गिने जाते हैं। तो मेरा पिछला वीडियो जो इंटरव्यू था आपके साथ, उसमें मैंने कहा था कि भाजपा स्वीप करेगी, लेकिन इतना स्वीप करेगी ये अंदाजा नहीं था। मेरा आंकड़ा 60 का था भाजपा का, लेकिन वो 78-79 हो गई। बहुत बड़ी बात है। और देखने वाली बात है कि बाकी जो पार्टियां थी उनको अपना वजूद बचाने की मुश्किल हो गई। यहाँ पर उद्धव बाला साहेब ठाकरे, MNS, वंचित बहुजन अघाड़ी, बहुजन वंचित अघाड़ी, एमीम या
खास करके अगर हम खुसूसी नाम लें कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने जो प्रदर्शन किया वो सबसे मायूस करने वाला था। मायूसकुन प्रदर्शन था, आज तक का शिवसेना का सबसे खराब प्रदर्शन था। आपके पास 22 सीटें थी और आप ज्यादातर वार्डों में थर्ड पोजीशन पे रहे हो, ये कुछ पे सेकंड पे, कुछ पे थर्ड पे, तो ये बहुत मायूसकुन था। ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं इसे हम, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, या लैक ऑफ नॉलेज कि आपने जहां जो काम करना था वहां नहीं कर पाए, जो भाजपा जहां तक पहुंच पाए आप वहां तक नहीं पहुंच पाए वोटर्स तक। ये बात सच्चाई है। क्या इसका नुकसान इनको अगले इलेक्शन में यकीनन आएगा? अगला इलेक्शन कम से कम 4 साल दूर है जी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा कोई रिजल्ट ये ला पाएंगे, इससे नुकसान ही होगा। तो अगर हम इसका फायदा उठाते हुए इनकी गर्दन दबाएगी अगले इलेक्शन में? बिल्कुल वही हुआ है, बिल्कुल वही हुआ है कि यहाँ तो बीजेपी के साथ ये हो गया कि आम भी मिल गए हैं और गुटलियों के भी दाम मिल गए, आम तो आम गुटलियों के दाम। भाजपा ने शिवसेना को यूज कर लिया और वैनिश कर दिया। एक वो विम का एड आता है कि दाग धुल देना है, तो बीजेपी ने शिवसेना को दाग की तरह हटा दिया है। अगर हम इस पर पूरी बात पर गौर करते हैं तो नतीजा कहीं ऐसा ना हो कि ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बिल्कुल हकीकत अगर मीरा भाई में तो शिवसेना के साथ यही हुआ है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। भाई आपके पास 22 सीटें थी, आप प्रभाग समिति के मेंबर थे, कोर कमेटी के मेंबर थे, राउंड टेबल के मेंबर थे, आज आप कुछ नहीं रहोगे 3 वार्डों में। 3 नगर सेवक आपके चुन के जो एक पैनल भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। आपका जो गढ़ था 17 नंबर का राजू भोईर वाला, वो बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और राजू भोईर का परिवार एक दशक से यहाँ पर राज करता आ रहा है। 3 के 3 लोग उसकी फैमिली मेंबर हार गए। मेरा पैनल में पहली बड़ी पार्टी बीजेपी उभरी है। बिल्कुल, बीजेपी प्रचंड बहुमत लाकर सबसे बड़ी पार्टी उभरी है। सेकंड पार्टी कब किसे कहोगी? सेकंड पार्टी पर सेकंड नंबर पर है। सेकंड पोजीशन पर तो नहीं कह सकते, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस बनकर आई है। कांग्रेस ने अपना गढ़ बचाने में कामयाबी हासिल कर ली है। ये कह सकते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन कम से कम अपना गढ़ तो बचा लिया। जैसे कहते हैं कि हर उरूस का सवाल है और डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। आसिफ साहब, हम दोबारा आपके पास आ रहे हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज की जो सियासत मीरा भाईंदर की है, महानगर पालिका का जो रिजल्ट आया है, तो आपकी चंद्रशेखर आजाद साहब की जो पार्टी है उसे उसका अगला कदम क्या होगा? वंचित बहुजन आघाड़ी के पैरेलल चलेंगे या अपने वजूद को बरकरार रखते हुए अगला कदम उठाएंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, इसका जवाब भी आपको प्यारा मिलेगा। देखिए, अभी हम पैनल में नहीं थे बहुजन वंचित आघाड़ी के साथ में, लेकिन उनके जो वालिद साहब हैं वो हमारे अच्छे दोस्त हैं, जो एडवोकेट हैं, एडवोकेट अनवर सऊद साहब, तो उनको लेते उनके बेटे को मैंने सपोर्ट किया है। बहुजन वंचित आघाड़ी नहीं किया है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो राजनीति चल रही थी, रणनीति, वो सिर्फ एक अलग तरीके की थी कि एक को दबाने की। चाहे वो, मैं खुल के बोलूंगा, चाहे वो एमआईएम हो चाहे बहुजन वंचित आघाड़ी हो, एक रणनीति चल रही थी एक को दबाने की, यानी आप ये खुल के कांग्रेस को दबाने की, हुसैन साहब को कि लुटिया डुबाने के चक्कर में सबने बुराइयां मैंने देखा, सबकी स्पीच की बुराई देखी है, सिर्फ कांग्रेस रही है। हकीकत में हमारी लड़ाई भाजपा से। हाँ, और लड़ाई हमारी जो कुर्सी पे होता है, लड़ाई किससे होती है? जो कुर्सी पे होता है ना, कुर्सी पे होता है, जो आप जिससे आप किससे लड़ रहे हैं। आज जो हमारे काम नहीं कर रहा कौन है? आज हमारे जो है सत्ताधारी है, सत्ताधारी लड़ाई हमारी, तुम लड़ाई लड़ो किससे रहो जिसका कोई वजूद ही नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है, वो खुद आज मोहताज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने ये देखा मीरा भाईंदर के अंदर, नया नगर के अंदर खासकर, कि लोग लड़ उससे रहे थे जो खुद कमजोर है, अब मजबूत को दबा नहीं पा रहे थे। अब मैं अपनी बात आता हूँ रणनीति। मेरी रणनीति ये है 2029 लोकसभा, मेरी रणनीति ये है आने वाले लोकसभा के लिए आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी फुल ताकत से लड़ेगी। अभी से आपको अनाउंसमेंट कर दे रहा हूं मैं, और अकेले लड़ेगी, किसी के साथ भी लड़ेगी। तैयारी अभी से हमारी चालू है, ये अभी मैं आपको बताया। आदिल साहब, अभी आप मौजूदा वक्त में हम थोड़ा सा चर्चा दो मुद्दे पे और करते हैं कि महाराष्ट्र लेवल पर पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पर, पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर किन किन पार्टियों को आप देख रहे हैं और कौन राइज हो रहा है और कौन नीचे जा रहा है? चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं ठाकरे ब्रदर्स पर। ठाकरे ब्रदर्स, अगर ठाकरे ब्रदर्स का नाम लिया जाए तो ठाकरे ब्रदर्स बीएमसी में पूरी तरह से फेल हो गए। सिर्फ अगर हम उसमें उद्धव ठाकरे की बात करें
तो उद्धव ठाकरे अपना किला बचाने में कामयाब है, लेकिन बीएमसी की कुर्सी नहीं बचा पाए। उद्धव ठाकरे का गढ़ मलाड मालोनी वगैरह उद्धव ठाकरे का गढ़ माना जाता था, वहां बीजेपी चुनकर आ गई है। सिर्फ दादर, परेल, वर्ली, बांद्रा वेस्ट, ये सब सीटें इनकी आ पाई हैं और बीएमसी की कुर्सी से बहुत दूर 78, 79, 80 सीटें लाना बहुत मायूस कुछ था। महाराष्ट्र में कांग्रेस की कांग्रेस महाराष्ट्र में 29 नगर पालिका महानगर पालिका का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस सिर्फ 4 में उम्मीद में है कि उनका महापौर बन पाएगा। कंफर्म नहीं है, वहां एमीम का, समाजवादी का, शरद पवार के सपोर्ट से कोल्हापुर हुआ, भिवंडी हुआ, इस तरह की 4 और है। 4 में सिर्फ उनका बाकी 26 की 26 में, 25 की 25 में भाजपा का महापौर बन रहा है। अच्छा, एमआईएम को आप कहां देख रहे हैं? उसके एमआईएम ने मीरा भाईंदर में अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन जैसा भी हमारे साथी ने बताया कि लड़ाई हमारी भाजपा से थी, मगर हम हराने पे लगे थे कांग्रेस को, जबकि हमको कांग्रेस को नहीं हराना था, हमको सत्ताधारियों को हराना था। हमको सत्ताधारियों का घमंड तोड़ना था जो अवाम को खिलौना समझ रहे हैं। ये जमहूरियत है, यहाँ राजशाही नहीं चल सकती, यहाँ लोकशाही चलती है। लेकिन हम लड़ रहे थे किससे? कांग्रेस से। भाई उनका तो वजूद था ही नहीं, वो तो कुर्सी पे है ही नहीं। महाराष्ट्र में जैसा कि हमारी जानकारी है कि लगभग 100 से ज्यादा सीटें हैं। महाराष्ट्र में 128 के करीब सीटें मजलिस जीती है, लेकिन कहीं भी निर्णायक भूमिका में नहीं है। नांदुरबार में, नासिक में, पूना में, मालेगांव में, जलगांव में, बंबई में 6 से 8 सीटें शायद एमआईएम जीती है। गोवंडी में 8 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटें एमआईएम जीती है, 2 बीजेपी जीती। हाँ, और गोवंडी में जहां समाजवादी का गढ़ था, अबू आसिम आजमी का वर्चस्व था, वहां पर मुसलमानों को ही हराकर एमआईएम जीत गई। तो आप किस तरह के मुसलमानों के लीडर हो? मुझे तो समझ में आपका गणित नहीं आ रहा। आपका कहना ओवरऑल ये है कि एमआईएम मुसलमानों को हराकर मुसलमानों को जीत रही है, यानी एक ओवरऑल ये कह सकते हैं कि भाई अगर आप ये देखें आदिल साहब, तो सबको हक है लड़ने का। अगर इस मुद्दे पे अगर आप देखते हो, हाँ। अगर मैं आपके इसी मुद्दे पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि एमआईएम पे अगर आप ये इल्जाम लगा रहे हो कि मुसलमानों को हरा करके मुसलमानों को जीत रहे, तो दूसरी पार्टी भी जो खड़ी वो भी तो हिंदुओं को हरा करके हिंदुओं की तरह से जीत रही है। आप उसको इस तरह से कैसे देख सकते हो? इसलिए देख सकते हैं कि जो आज तक आप इतिहास उठाकर एमीम ने उसी उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा किया जो उम्मीदवार बेहतर रहा हो। बंबई में असलम शेख के खिलाफ खड़ा किया, अबू आसिम आजमी के खिलाफ खड़ा किया। ऐसे नेता जो कौम के लिए कुछ कर रहे हैं, उन्हीं को आपको क्यों हराना है? असल सवाल यह है, आपको इरफान सोलंकी को ही क्यों हराना है कानपुर में जाकर? आप अपने गृह राज्य में 10 सीटों पे लड़ते हो और आप बिहार में जाकर 30 सीटों पर क्यों लड़ रहे हो? ये आपकी कैसी राजनीति? आपने बिहार के अररिया में 3 बार के एमएलए रहे, उसको आपने हराने की कोशिश की, नहीं है, कामयाब हुए आप उसी नेता को। और मुमरा में मर्जिया शानू पठान का पिछला टर्म बहुत अच्छा रहा, लॉकडाउन में उन्होंने बहुत अच्छी खिदमत की। आपकी नई एक लड़की को आपने खड़ा किया जिसको कोई तजुर्बा नहीं था और उसने उसको हरा दिया। अब बिना तजुर्बे वाला आदमी बीएमसी में बैठेगा, नगर पालिका में बैठेगा, तो कौम की क्या खिदमत? 2.5 साल उसको लग जाएंगे समझने में, उसके बाद वो क्या खिदमत करेगा? तो मेरा सवाल ये है कि आपकी स्ट्रेटजी गलत है, आप गलत जगहों पर उम्मीदवार खड़ा कर रहे हो। खैर, सियासत है और लोकशाही है, लोकतंत्र है। हर इंसान किसी के मुतालिक भी कह सकता है, कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है, किसी के भी खिलाफ लड़ सकता है। उंगलियां तो उठती रहेगी। जब सियासत है, कहते हैं हर उरूज का सवाल है और हर इंसान अपनी किस्मत आजमाता है। बहरहाल, और आप जिस तरह से पार्टियों ने टिकट बांटा है, जिस तरह से लोग चुन कर आए हैं, जैसे जैसे लोग चुन कर आए हैं, नए नए और अलग अलग टाइप के, उस पर एक शेर है मेरा कि लगे जो तुक्का तो शायद के तीर हो जाए। लगा लो तुक्का कि शायद के तीर हो जाए, फटे जो दूध तो शायद पनीर हो जाए। चोर उचक्कों को न देखा करो हिकारत से, क्या पता कल कौन वजीर हो जाए। तो यहाँ जो नए चुनकर आए हैं, और हम तो नेशनल पार्टीज की वजूद पे हमको शक हो रहा है कि आपकी सोच को क्या हो गया, आप कैसे लोगों को टिकट दे रहे हो? और बदकिस्मती से वो लोग चुन के आ जा रहे हैं, वो अपना नहीं ख्याल रख सकते, वो अवाम का क्या ख्याल रखेंगे? मीरा भाईंदर में ऐसे 15 नगर सेवक चुनकर आए हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत खराब है। खैर, वो अवाम की खिदमत कैसे करेंगे? जी के शेर की आखिरी लाइन में कहना चाहूंगा कि जैसा कि इनके शेर से कनेक्टेड वो शेर है कि चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं, कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। बिल्कुल। बहरहाल,
यहाँ तो जिसका जितना बड़ा क्राइम रिकॉर्ड होगा उसको उतनी बड़ी और पोस्ट मिलती है। मैं आखिर में एक निवेदन करना चाहूंगा, इलेक्शन हो गया, अब 5 साल आपकी हुकूमत है, मैं नए इलेक्टेड वोट कॉर्पोरेटर से निवेदन करूंगा कि जनता ने आपको चुना है, आप अपनी ताकत से जीत कर नहीं आए हैं, आप ये घमंड छोड़ दीजिए कि मेरी ताकत थी, जनता ने आपको चुना है, तो अगला 5 साल मीरा भाईंदर हो या बीएमसी हो या मुमरा कौसा हो, आप लोग आवाम की खिदमत करिए ताकि आपको अगले 5 साल के बाद झूठ ना बोलना पड़े कि हमने ये नहीं किया, ये करेंगे। तो इतना काम करिए, आवाम को पसे पुष्ट न डालिए। सच बोलने के बाद सोचना नहीं पड़ता कि बोला क्या है, और काम करने के बाद बताना नहीं पड़ता कि मैंने किया क्या है। आप नहीं, आपका काम बोलता है। आज हम अपने प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं, फिर अगली मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नए मुद्दे पर। तो दोनों मेहमानों को का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। तो हमें इजाजत दीजिए, कैमरामैन कलीम बेग के साथ आसिफ खान को इजाजत दीजिए। जय हिंद।